नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है माता पिता वर्सेस सास ससुर। तो दोस्तों, इसके लगभग 6 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 7वां पार्ट है। ये पढ़ने से पहले आपको पहले के पार्ट पढ़ने चाहिए, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वृद्धाश्रम नाम से प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। तो दोस्तों, उन पार्ट्स को आप पढ़ लीजिएगा। चलिए हम इस पार्ट को शुरू करते हैं। ननद को पता चला कि उनकी माँ की तबीयत खराब है, तो शाम 5 बजे माँ को देखने चली आई। उसने अपनी माँ के माथे पर हाथ रखकर बुखार देखा और माँ के बिस्तर पर बैठकर बातें करने लगी। ननद को देखकर कनक के मन में एक क्षण आशा जगी कि वह अपनी माँ से मिलने जा सकेगी। कनक ने ननद से पूछा, दिया, तुम आज यहाँ रहोगी क्या? ननद ने धीमे स्वर में कहा, मैं इतनी भाग्यशाली नहीं हूँ भाभी, मुझे अभी लौटना है। क्यों, क्या हुआ? कनक ने पूछा। ननद ने कहा, छोड़ो भाभी इन सब बातों को, मुझे बस आज ही जाना है। कनक ने देखा कि ननद की आंखों में आंसू झलक रहे हैं। कनक ने पूछा, क्या हुआ, बोलो। ननद ने शांत भाव से कहा, पिछले जन्म में कोई पाप किया है, इसलिए हम इस जन्म में लड़की के रूप में पैदा हुई हैं। ससुराल वालों को लगता है कि शादी के बाद लड़की के मायके से सारे संबंध खत्म हो जाने चाहिए। कनक ने एक लंबी सांस छोड़ी और मन ही मन कहा, सभी ससुराल वालों की यही कहानी है। आज वह भी अपनी बीमार माँ को देखने नहीं जा सकी, क्योंकि उसकी सास बीमार है और पति अपनी माँ से समझौता नहीं करना चाहता। कनक ने कहा, मैं अब क्या ही बोलूं दिया। ननद ने बड़े उत्तेजित होकर कहा, माँ का 102 डिग्री बुखार सुनकर कौन सी बेटी चुप रह सकती है? भाभी, क्या यह देखने भी नहीं आएगी? कनक ने ननद के चेहरे की ओर देखा। ननद ने फिर कहा, आज आप लोगों के दामाद के साथ मेरा जोर से झगड़ा हो गया है। भाभी, बहुत सहा, लेकिन अब और सहन नहीं होता। आज मैंने उनसे साफ साफ कह दिया कि माँ बीमार है और मैं अपनी माँ से आज मिलकर ही आऊँगी। कनक ने बड़े प्यार भरे लहजे में कहा, क्यों झगड़ते हो दिया? ननद ने कहा, झगड़ो नहीं तो क्या करूँ भाभी, उनको लगता है मुझे उनका आभारी होना चाहिए कि उन्होंने मुझे सप्ताह में एक बार मायके आने देते हैं। कहते हैं उनकी माँ शादी के बाद से ही रसोई में खटती आ रही है, इसलिए अब उन्हें थोड़ा आराम करना चाहिए और मेरी सास का काम जो है उसे मुझे आगे बढ़ाना चाहिए। मैं मना नहीं करती, मैं ही तो घर का सारा काम करती हूँ, लेकिन मेरे पति कहते हैं कि तुम्हारी सास अच्छी है, जो तुम्हें सप्ताह में एक दिन मायके जाने देती है और खुद रसोई बना लेती है, इसलिए तुम्हें खुश होना चाहिए। आज जब मैंने उनसे कहा कि माँ बीमार है, देख आती हूँ, तो वह बहुत क्रोधित हो गए। कनक और क्या कहेगी। दरअसल ननद हर हफ्ते यहाँ अपनी माँ के लिए नहीं, बल्कि कनक की माँ के लिए आती है, क्योंकि कनक की माँ बीमार है। ननद के आने से कनक अपनी माँ से मिलने जा सकती है। इतने बड़े मन की उम्मीद किसी ससुराल वाले से नहीं की जा सकती, खासकर ननद से। लेकिन ननद बहुत अच्छी है, समझती हैं फिर अगर ननद की माँ बीमार है तो उसकी माँ से मिलने की इतनी आज़ादी ससुराल वालों को देना ही चाहिए। ननद लगभग रो पड़ी। कनक ने ननद को गले लगा लिया और कहा, मत रो दिया। ननद ने कहा, जानती हो भाभी, आपके दामाद ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि क्या तुमने अपने पिता के घर के सभी लोगों का ठेका ले रखा है? यदि तुम्हारी भाभी का पिता मर जाए तो तुम 20 दिन के लिए चली जाना। भाभी की माँ बीमार है तो उसके लिए सप्ताह में एक दिन जाना है तुम्हें। तुम्हारी माँ बीमार है तो एक दिन और जाना है। तुम इस घर से ज़्यादा अपने मायके के प्रति आकर्षित हो। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने पिता के घर पर ही रहना चाहिए, वही बेहतर होगा। तुम खुश ही रहोगी। कनक को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। सीने में अजीब सा दर्द हो रहा था। आज उसके लिए ननद को ससुराल वालों से 4 बातें जो सुननी पड़ी थी। कनक ने ननद को दिलासा देने के लिए उसे गले से लगा लिया, पीठ थपथपाई, लेकिन दिया रोती रही। कनक का जैसे दम घुटने लगा, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। दिया कुछ देर रोकर शांत हो गई। उसने घड़ी पर नजर डाली तो देखा 6 बज चुके हैं। दिया ने कनक का हाथ पकड़ा और कहा, भाभी, मुझे अभी जाना होगा, बहुत देर हो चुकी है, नहीं तो वापस जाकर फिर से उन सबकी 4 बातें सुननी पड़ेंगी। मैंने उनकी बात नहीं मानी है, इसलिए कोई ठीक से बात तक नहीं करेगा, मायके में आकर जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। कनक चुपचाप शांत खड़ी रही। क्या बोलेगी?
वह तो बेचारी दिया को खुद की ससुराल के बारे में कुछ नहीं कह सकती। ननद ने अपना बैग हाथ में लिया और कहा, माँ की बहुत उम्र हो गई है, इसलिए मन में हमेशा खराब विचार ही आते हैं। मेरी माँ का ख्याल रखना भाभी। कनक ने कहा, चिंता मत करो दिया, हम सब हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। ननद अपने आंसू पोंछते हुए वापस चली गई। कनक सिर पर हाथ रखकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और मन ही मन कहने लगी, हाय रे किस्मत, लड़कियां परिवार संभालेंगी, परंपराओं का निर्वाह करेंगी। बहू अगर नौकरी भी करती है तो भी सबको यही उम्मीद रहती है कि ड्यूटी के बाद टाइम से घर लौटकर कम से कम शाम की चाय तो बहू ही बना कर देगी। लेकिन उसी घर का बेटा अगर ऑफिस जाए, लौटते वक्त क्लब होकर आधी रात को वापस आए, तो घर के लोग कहेंगे लड़के पर काम का बहुत दबाव है। दरअसल हम लड़कियां महिला सशक्तिकरण और बराबरी का बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे देते हैं, लेकिन समानता का सही मतलब ही नहीं जानती। कुछ लड़कियों को लगता है कि पूरा घर परिवार मेरे हाथ में है, यही तो आज़ादी है। कुछ लड़कियों को लगता है कि होट पैंट और जींस पहनकर घूमने से बराबरी हो जाती है, और कुछ लड़कियां सोचती हैं कि मैं जॉब कर रही हूँ इसलिए मैं आज़ाद हूँ। वास्तव में समानता शब्द का अर्थ लड़कियों के लिए अस्पष्ट है। लड़कियां पुरुषों की तरह कैरियरवादी कभी भी हो ही नहीं सकती, क्योंकि अजीब तरह से कुछ अलिखित नियमों के अनुसार बच्चे की जिम्मेदारी, परिवार की सारी जिम्मेदारी लड़कियों के कंधों पर आ जाती है। लड़के एक ही परिवार में अलग अलग कमरों में दोस्तों के यहाँ इधर उधर कोचिंग कैसे भी करके पढ़कर अपना कैरियर बना लेंगे, लेकिन लड़कियां अपनी योग्यता के बावजूद भी खाने की मेज पोंछेगी, किचन साफ करेगी, बच्चे की देखभाल करेगी, लेकिन कैरियर नाम की मायावी वस्तु के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। मौका कैसे मिलेगा? तब तक वो थका हुआ शरीर सो जाती है। लड़कियों को सुबह जल्दी उठना है, यह तो कुदरत का नियम हो गया है। जो लड़की इस नियम से बाहर जाना चाहेगी, उसे दूसरे लोग असभ्य, अधर्मी और आचरणहीन करार देंगे। सासू माँ की तबीयत थोड़ी ठीक हुई। आज पूरे दिन बुखार नहीं आया। पीहू भी खाना खाकर सो गई। पिछले रविवार को ही कनक अपनी माँ के लिए बेचैन महसूस कर रही थी। आज मंगलवार सुबह से ही दिल धड़क रहा है। एक बार जाकर माँ से मिलाने को जी चाहता है। बस जाएंगे और आ जाएंगे। कनक ने घड़ी की ओर देखा। 2:45 बज रहे थे। 3 से पहले निकलने से 3:30 बजे तक आश्रम पहुंच जाएगी। आधे घंटे में माँ से मिलकर 5 बजे तक लौट आएगी। पीहू 5:30 बजे से पहले नहीं उठती। कनक ने अपनी माँ को 8 दिन से नहीं देखा है। कनक ने पीहू को अपनी सास के पास लेटा दिया और बोली, माँ, मैं आश्रम में माँ को मिलने जा रही हूँ, जल्दी ही लौट आऊँगी। सासू माँ हकलाते हुए बोली, बेटी, मेरी तबीयत तो तुम जानती ही हो, शरीर में ताकत नहीं है, क्या मैं पीहू को संभाल पाऊंगी? कनक ने कहा, माँ, मैं जाऊंगी और आऊंगी। अगर पीहू उठकर रोती है तो उसे एक चॉकलेट दे दीजिएगा। चॉकलेट फ्रिज में सामने ही रखी है। कनक जल्दी से तैयार हुई और बाहर निकल गई। कनक अपनी माँ के पास गई और देखा कि मुख्य सेविका माँ के पास बैठी है। कनक थोड़ी हैरान हुई। मुख्य सेविका ने कनक को देखते ही कहा, अच्छा हुआ आप आ गई, मैं सोच ही रही थी कि आपको फ़ोन करूं। कनक थोड़ा चिंतित हो गई और पूछा, क्यों, क्या हुआ माँ को? तुम्हारी माँ कल से ही सिर्फ सो रही है। मैंने डॉक्टर को बुलाया है, उन्होंने कहा है थोड़ी देर बाद आएंगे। कनक अपनी माँ के पास गई और उनके सिर सहलाने लगी। माँ अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही है, लेकिन नहीं खोल पा रही। कनक अपनी माँ से लिपटकर लगभग रो पड़ी और कहा, माँ उठो, क्या तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है? कनक अपनी माँ के सिर पर हाथ रखकर रो रही थी। तभी नर्स आई और कहा, आपकी माँ रविवार को बहुत परेशान हो रही थी। हो सकता है कि आप रविवार को नहीं आई और आपकी माँ आपको ढूंढ रही हो, लेकिन कल सुबह से बहुत शांत हो गई है। कल सुबह से ही सिर्फ सो ही रही है, कुछ खाना भी नहीं खाया है। सेविका दीदी ने सोचा कि वह कल आपको फ़ोन करेंगी, लेकिन पता चला कि आपकी सास बीमार है, इसलिए उन्होंने फ़ोन नहीं किया। आप बीमार सास को छोड़कर आ भी नहीं सकती, उल्टे आपको चिंता बढ़ जाती।
वह रविवार को नहीं आ पाई। उसे न देखकर, माँ की इस हालात के बारे में सुनकर कनक बहुत दुखी हुई। माँ ने क्या सोचा होगा कि पिता की तरह ही बेटी भी उसे छोड़कर चली गई। उसने अपनी माँ को गले लगाया और उसे दुलारने लगी। कनक ने डॉक्टर को आते देखा तो उठी और डॉक्टर को बैठने दिया। डॉक्टर ने कनक की माँ को अच्छे से देखा, कुछ दवाई लिख दी और एक इंजेक्शन देने को कहा। डॉक्टर बाबू के बाहर जाते ही कनक दवा लेने के लिए दौड़ी। दवा के साथ एक कंपाउंडर भी आया। कंपाउंडर ने आकर उसकी माँ को इंजेक्शन लगा दिया। कनक बाजार से सूजी और दूध खरीद लाई। उसने नर्स से मीठा बनाने को कहा और थोड़ा सा मीठा चम्मच से अपनी माँ को खिलाया। फिर उसने दवा दी। इंजेक्शन देने के बाद माँ को थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था। अपने हाथ से सूजी और दवा खिलाकर कनक को थोड़ी सी तृप्ति महसूस हो रही थी। तभी सेविका कमरे में आई और बोली, लगता है बेटी को देखकर माँ को राहत महसूस हो रही है। अरे, आपको तो एक बात बताना ही भूल गई। राधेश्याम अंकल थे ना, रविवार को उनका निधन हो गया है। तबीयत कुछ दिनों से खराब ही थी उनकी। कनक चौंक गई और सोचने लगी, काश वह रविवार को आती तो राधेश्याम अंकल के अंतिम दर्शन जरूर कर पाती। सेविका ने कहा, हैरानी की बात है कि उनके अंतिम संस्कार में उनके घर से कोई नहीं आया। उनके बेटे के पास फोन किया था, काम में व्यस्त है, 2 दिन बाद आकर पिता की अस्थियां लेकर जाएगा। हाँ, अंतिम संस्कार का पैसा जरूर भेजा है। कनक की आंखों में आंसू छलक रहे थे। उसके पास शोक प्रकट करने के लिए शब्द नहीं है। क्या कहती? वह बिना पलक झपकाए सेविका की ओर देखती रही। सेविका कनक के पास आई और एक कागज बढ़ाते हुए बोली, राधेश्याम अंकल की बेटे के नाम आखिरी चिट्ठी। आपकी तारीफ भी लिखी है। उन्हें आपकी जैसी बेटी चाहिए थी। कनक ने अपने हाथों में कागज लिया और पढ़ने लगी। मेरे प्रिय बेटा, मैं गरीब, तुम्हारा जन्म देने वाला पिता, तुम्हारे बुनियादी ज़रूरतों तो बात ही छोड़ो, मैं तो तुम्हें मौलिक ज़रूरतों का भी पूरे तरीके से ध्यान नहीं रख पाया, है ना? लेकिन तुम तो गरीब नहीं हो, इसलिए तुम अपनी संतान का कोई भी शौक अधूरा मत छोड़ना। तुम लोगों की दुआओं का ही असर है कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। जानते हो, मेरे बगल वाले कमरे के रामचरण मेरी खुशी देखकर जलते हैं, क्योंकि तुम साल में 2 बार मुझसे मिलने आते हो। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद मैं तुम्हें यहाँ आने के लिए मना करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आता कि तुम क्यों आते हो। तुम यह मत सोचो कि अगर तुम नहीं आओगे तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा या तुम लोगों के प्रति मेरा प्यार कम हो जाएगा, बल्कि तुम लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थनाओं की संख्या दिन ब दिन और बढ़ती जाएगी। बहरहाल, मेरी एक आंख के टूटे हुए चश्मे की तरह मेरी दुनिया भी दिन ब दिन सिमटती जा रही है। हाँ, कभी कभी गरीब रामचरण के लिए अफसोस होता है, क्योंकि सिर्फ पैसा भेजने के अलावा उसके बच्चों ने उसे यहाँ छोड़ने के बाद कभी उसकी खबर और मिलने तक नहीं आए। बेटा, जीवन की इस अंतिम पड़ाव में आकर बार बार पछतावा होता है। लगता है कहीं मुझसे कोई बड़ी भूल हो गई है तुम्हारे पालन पोषण में। शायद मैं अपना कर्तव्य पूरा करने में कहीं बड़ी चूक कर गया। तुम्हारी माँ और मैंने तुम्हें छोड़कर अपने जीवन की कोई योजना नहीं बनाई। यही वजह है कि आज मैं बहुत असहाय महसूस कर रहा हूँ। हो सकता है कि यह मेरा तुम्हारे लिए अंतिम पत्र हो, इसलिए तुम्हें कुछ बातें कहना आवश्यक है। मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी जल्दी मरूंगा, और मैं चाह भी लूं तो भी मौत नहीं आएगी, क्योंकि वह तो ईश्वर की मर्जी है। लेकिन अब जब मैं लिखने बैठा हूं तो जिस तरह से मेरी आंखें धुंधली हो रही हैं, जिस तरह से मेरे हाथ कांपने लगते हैं, या जिस तरह मेरा दिमाग मेरा विरोध करता है, मुझे नहीं लगता कि मैं तुमको अब और कभी लिख पाऊंगा। इसलिए मैं आज जीवन के अंतिम कुछ बातें तुम्हें कहने बैठा हूँ। डरो मत, मैं तुम्हें कोई जवाबदेही के आसन पर नहीं बिठाऊंगा। मौत के समंदर की तलहटी में खड़े होकर ऐसा लगता है कि एक पुत्र के रूप में तुमने एक अच्छे पुत्र की सारी जिम्मेदारियां पूरी की हैं, लेकिन मैं एक पिता के रूप में बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाया हूँ। हालांकि समाज में वृद्धाश्रम को लेकर प्रचलित कई गलत धारणाएं हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। तुमने मुझे बांध कर वृद्धाश्रम नहीं भेजा, मैंने ही तुम्हारे आंसुओं का
की परवाह किए बगैर यहाँ शरण ली है। बेटा, शायद तुम नहीं जानते होंगे कि तुम्हारी पढ़ाई में बाधा ना आए, इसलिए मैंने लगभग सभी रिश्तेदारों से नाता तोड़ लिया था। तुम्हारी माँ भले ही तुम्हारे नाना नानी की इकलौती बेटी थी, लेकिन तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य के बारे में सोचते हुए उन्होंने खुद को उनसे दूर रखा है। मैं और तुम्हारी माँ अपने उद्देश्य में सफल भी हुए हैं, क्योंकि आज देश के प्रमुख लोगों में तुम्हारा नाम शामिल है। क्या यह कम आनंद की बात है? आज तुम बड़े आदमी बन गए हो। आज यह बूढ़ा तुम्हारे बीच में आकर तुम्हारे बच्चों के उज्ज्वल भविष्य में बाधा डालना नहीं चाहता, क्योंकि यह असंगत होगा। यहाँ इस वृद्धाश्रम में हमारी देखभाल के लिए एक लड़का है। उस लड़के जैसा लड़का विरले ही होता हो। अगर मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊं तो तुम सोचोगे कि इस दुनिया में ऐसा कोई बेवकूफ़ लड़का भी होता है। सुबह, दोपहर, शाम या देर रात हो, एक प्यारी सी मुस्कान उसके चेहरे पर हमेशा रहती है और मुस्कान के साथ पूछता है, काका, कुछ परेशानी तो नहीं है? कुछ चाहिए? उसका व्यवहार तुम्हारी अनुपस्थिति की शून्यता को भरता है। वह लड़का बहुत गरीब है। यहाँ से दिन रात मेहनत करके जो कमाता है, उसी से उसे अपने माता पिता और पत्नी बच्चों के साथ गुजारना पड़ता है। मैं उसके दुखों को ध्यान से सुनता हूँ। मेरे जैसे आलसी के पास उसके अलावा दूसरा कोई काम भी तो नहीं है। काश मैं उसकी कुछ आर्थिक मदद कर पाता, लेकिन मेरे पास ऐसा करने का सामर्थ्य नहीं है। मैंने उस लड़के से अपने माता पिता को इस वृद्धाश्रम में भेजने के लिए कहा। यह सुनकर लड़का रो पड़ा और बोला, यदि उसे अपना खून भी बेचना पड़े तो बेचेगा, लेकिन वह अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में नहीं रखेगा। लड़के की बातें सुनकर अंदर से मैं एकाएक भावनाओं में बह गया, लेकिन एक पल के बाद मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं इमोशनल हो रहा हूँ। इसलिए मैंने इस बारे में उस लड़के से और कुछ नहीं कहा। थोड़ा सा पढ़ा लिखा लड़का अपने माँ बाप के बारे में जो सोचता है वो सिर्फ उसकी भावनाएं हैं। तुम तो उच्च शिक्षित हो, ऐसी भावनाएं तुम्हें क्यों प्रभावित करेंगी? काश मेरे एक बेटी होती। एक लड़की है, कनक, हर रविवार को यहाँ आती है अपनी माँ से मिलने। हम वृद्धों से भी बातें करती है, बहुत मिलनसार है। अपनी माँ की मानसिक विकृतियों के बावजूद जिस तरह वो अपनी माँ की देखभाल करती है, ऐसे विरले ही देखने को मिलती है। इसलिए तो सोचता हूँ कि क्यों ना ईश्वर ने मुझे एक बेटी दी होती। बेटा, एक विनती है, अगली बार जब तुम मुझसे मिलने आना तो अपने बच्चों को साथ में ले आना। मैं उनको देखना चाहता हूँ, वे शायद खुश होंगे। बहू को इतनी दूर लाने की ज़रूरत नहीं है। बहू यहाँ इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं बहुत कुछ लिखना चाहता था, लेकिन मैं कुछ और नहीं लिख पा रहा हूँ। मेरी आंखों में कहीं से एक कीड़ा गिर गया है। आंखों से आंसू आ रहे हैं और कुछ दर्द सा हो रहा है। असहाय पिता को क्षमा करना, मेरे जैसे अपने बच्चों के लिए एक अक्षम पिता बनने की कोशिश न करना। तुम्हारी माँ कुछ दिनों से मेरे सपने में आ रही है और मुझे चिढ़ाती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसे खोने के 15 साल बाद ऐसा क्यों हो रहा है। सपने में वह केवल मुझे पुकार रही होती है। बेटा, मेरे पोते पोती को शायद कष्ट होगा, लेकिन जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर मैं उन्हें देखने की आखिरी इच्छा है मेरी। मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि मैं उन्हें फिर कभी नहीं देखना चाहूँगा, क्योंकि दिन बीतने के साथ मेरे व्यवहार में बचकाने होते जा रहे हैं। बाद में कभी पोते पोती को देखना चाहूँ तो उसे एक बच्चे के मनमोजी व्यवहार के रूप में विचार करना। आते समय घर से बनी कोई भी वस्तु मेरे लिए ना लाना। यहाँ का खाना घर के खाने से कहीं ज़्यादा अच्छा है। मुझे लंबे समय तक जीवित रहने और यह देखने के लिए प्रेरित करता है कि वृद्धाश्रम के इन दोस्तों से विदा होना नहीं है, लेकिन मैं इतना भाग्यशाली नहीं हो सकता। मेरे मरने के बाद मुझे उसी घाट में अंतिम संस्कार करना और मेरी अस्थि बनारस की गंगा नदी में प्रवाहित करना, जहाँ मैंने तुम्हारी माँ की अस्थियाँ विसर्जित की थी। इससे कुछ समय तुम्हारा बर्बाद होगा, लेकिन मैं तुम्हारी माँ से दूर नहीं रह सकता। मेरी यह अंतिम इच्छा तुम रखोगे, ऐसा मुझे यकीन है। आशा है इस असहाय वृद्ध को तुम माफ़ कर दोगे। शांति, वृद्धाश्रम से तुम्हारा पिता। तो दोस्तों, इस कहानी के इस पार्ट को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मुझे ये बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लग रही है। यदि कहानी पसंद आए तो उसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।